हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक में बाल विकास में गर्भावस्था के बारे में देखेंगे। जो क्या बोलते हैं, 0 से जो गर्भावस्था होती है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, गर्भावस्था जो होती है प्रारंभ कहाँ से होती है? माता के मासिक धर्म से, है ना। तो किशोर अवस्था में क्या होता है, इसका मासिक धर्म का जो सर्कल होता है वो 28 दिन का होता है। मासिक धर्म के 14 दिन के अंतराल पर अंडाणु महिला के फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है ना। इस समय अवधि में यौन संबंध स्थापित होने पर गर्भधारण होता है। किस समय अवधि में? 14 दिन के अंदर, है ना। ये यहाँ जो है मादा जनन तंत्र है, जिसमें ये यहाँ अंडाणु होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ये गर्भाशय होता है जो, और ये योनि होती है ना, वेजाइना जिसको बोला जाता है। तो इसमें एक जोड़ी क्या होती है? ओवरी होती है, अंडाशय का होता है। एक जोड़ी में मतलब 2 अंडाशय होते हैं। मादा के शरीर में शुक्राणु 72 घंटे तक जीवित रहता है। अगर कोई शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो वह 72 घंटे तक माता के शरीर में जीवित रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, है ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन 2 तरीके का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक होता है कृत्रिम निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है, अंडाणु और शुक्राणु के माता की फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होने की घटना, ये क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। और कृत्रिम निषेचन यानी कि जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, यह प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में संपन्न होती है ना, जो कृत्रिम निषेचन कहलाता है। फिर सरोगेसी हुआ, जैसे सरोगेसी क्या होती है? किराए की कोख होती है। इसमें माता पिता होते हैं, इसमें जिसका माता में कौन सी प्रॉब्लम होती है? जिसका गर्भाशय विकसित ना होने की स्थिति में सरोगेसी कराई जाती है ना। तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन, जायगोट बनता है, फिर उस भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण को किसमें? गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन सी गर्भाशय में? जो किराए की माता होती है उसके गर्भाशय में, ठीक है। तो ये सरोगेसी होती है। फिर यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, जो माता होती है उसकी गर्भाशय विकसित ना होने पर सरोगेसी का सहारा लिया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर टेस्ट ट्यूब का सहारा लिया जाता है ना। और अंडाशय विकसित नहीं होते तो माँ जो है नॉन मतलब बांझ कहलाती है, नॉन फर्टिलाइज होती है, ठीक है। फिर आती है ऑपरेशन, जिसको नसबंदी बोला जाता है, परिवार नियोजन भी बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता है इसमें, है ना, मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट लगा के ब्लॉक कर दिया जाता है। मेल में क्या होता है? शुक्राणु को ले जाने वाली ट्यूब अधिवृषण इपिडाइडिमस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको पुरुष नसबंदी कहते हैं, ठीक है। महिलाओं में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? द्वितीयक वृद्धि में सहायक होते हैं, स्तनों का विकास करते हैं। और रिलैक्सिन जो होता है गर्भकाल के समय निकलता है। और पुरुष में एक होता है, क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये द्वितीयक वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी जो होता है, मादा होती है उसमें अंडाणु होते हैं, जो एक मासिक धर्म में एक ही अंडाणु का निष्कासन करते हैं, है ना। और जो पुरुष होता है उससे स्पर्म निकलता है, जो अंडाणु और स्पर्म मिलके क्या करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट का विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है, भ्रूण से बेबी बनता है, ठीक है। वन टाइम श्रृंखलन पर 20 मतलब एक बार अगर निषेचन हो रहा है तो जिससे मतलब वीर्य निकल रहा है, तो उसमें 20 से 30 लाख तक के शुक्राणु निकलते हैं। और अंडाणु में सिर्फ एक मासिक धर्म में एक अंडाणु का निष्कासन होता है, ठीक है। फिर बच्चे कैसे होते हैं? सिंगल बेबी कैसे होता है?
अंडाणु कोशिका और शुक्राणु कोशिका के निषेचन से जो जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु बनता है ना। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है इनके संलयन से, ठीक है। और ट्विंस बेबी यानी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? जब माता के गर्भ में दो शिशु का विकास हो तो वो कैसे होता है? तो उसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना बोला जाता है। जैसे मादा का एक अंडाणु और नर का एक शुक्राणु निषेचित होता है तो जायगोट बनता है, उसमें लिंग निर्धारण हो जाता है जायगोट से ही। फिर क्या होता है, एम्ब्रियो का डिवाइड हो जाता है ना दो पार्ट में, जो भ्रूण होता है उसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये स्थिति में क्या होता है, ट्विंस बेबी होते हैं। इसमें जन्म लेने वाले बच्चे जेनेटिक समान पैटर्न के होते हैं, दोनों के लिंग समान होते हैं, ठीक है। फिर डिप्लोजाइगोटिक फर्टिलाइजेशन ट्विंस है ना, भ्रांति युग्मनज होती है इसमें डिप्लोजाइगोटिक। इसमें क्या होता है, मादा में जब दो अंडाणु नर के दो शुक्राणु के साथ, मतलब कि दो अंडाणु होना चाहिए और दो शुक्राणु होना चाहिए, फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इससे विकसित संतान दो अलग अलग दो भिन्न लिंग समान लिंग वाली होती है ना। दो अंडाणु और दो शुक्राणु से मिलकर जो जायगोट का निर्माण होता है उसमें दो अलग अलग लिंग के और दो समान मतलब अलग अलग पैटर्न के बच्चे होते हैं, ठीक है, जिसको डिप्लोजाइगोटिक बोला जाता है, भ्रांति युग्मनज है ना। क्या होता है, मादा में अंडाणु शुक्राणु और इसमें भी दो अंडाणु दो शुक्राणु दो बार निषेचन हो जाता है, जिससे दो जायगोट, एक जायगोट दूसरा जायगोट बन जाता है, एक भ्रूण दूसरा भ्रूण बन जाता है, जिसमें शिशु मतलब दो दो हो जाते हैं सब कुछ। दोनों संतान आनुवांशिकी रूप से एक दूसरे से भिन्न होती है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं गर्भावस्था के चरण। गर्भावस्था के चरण में क्या होता है, ये 3 चरणों में संपन्न होती है इसकी क्रिया। पहली होती है बीजावस्था, जिसको डिम्बावस्था या रोपणावस्था भी बोला जाता है ना, डिम्ब स्टेज जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, निषेचन के 2 सप्ताह तक यानी कि 14 दिन तक जायगोट का निर्माण होता है, लिंग का निर्धारण होता है। इसमें जायगोट माता की फैलोपियन नलिका में होता है और इसका आहार याक नामक पदार्थ से होता है, ठीक है, बीजावस्था में। ठीक है, अब आती है भ्रूणावस्था। ये क्या होती है, पिंडावस्था होती है। 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसको बोला जाता है। इसमें जायगोट जो होता है कोशिका विभाजन करता है, फिर जायगोट जो होता है गर्भाशय की दीवारों से आके चिपक जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जायगोट माता की दीवार से जाकर चिपक जाता है और इस प्रकार प्लेसेंटा यानी कि अपरा द्वारा पोषण प्राप्त करने लगता है, ठीक है। बीजावस्था में याक द्वारा पोषण प्राप्त करता है और भ्रूण अवस्था में अपरा द्वारा पोषण प्राप्त करता है। फिर आता है भ्रूण का विकास। ये 3 लेयर द्वारा होता है। एक होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है, ये बाहरी शरीर की बाहरी अंगों का निर्माण, जैसे दांत, त्वचा, नाखून, बाल, आमाशय का बाहरी भाग, वृक्क का, ये सब क्या होता है एक्टोडर्म। और मीजोडर्म क्या होता है, शरीर के अंगों का मध्य भाग का निर्माण, जैसे लसिका, रक्त, ये सब। और एंडोडर्म क्या होता है, अंतः स्तर होता है, ये आंतरिक भाग का निर्माण, जैसे वृक्क, मस्तिष्क, हृदय, आमाशय, ये सब, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में क्या होता है, भ्रूण माता के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। भ्रूण को पोषण माता के गर्भाशय की दीवार प्लेसेंटा से अपरा द्वारा प्राप्त होता है 2 सप्ताह से 2 माह तक, है ना। भ्रूण में स्तरों से शारीरिक संरचना का निर्माण एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना, से होता है जी। ये चित्र देख लो आप, ये गर्भाशय है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये जो इयोनिक थैली है, इयोनिक थैली, इम्यूनोटिक द्रव
और शिशु को बाहरी आघात से बचाता है क्या, इम्यूनोटिक थैली। फिर आता है गर्भस्थ शिशु का विकास 2 माह से 280 दिन का, है ना, 2 माह से 280 डेज, फेटल स्टेज बोलते हैं जिसको, ठीक है। 8वें मतलब कि 2 सप्ताह, है ना, 2 माह या 8 सप्ताह जिसको बोला जाता है कि अंत में भ्रूण को फेटस के रूप में स्थापित माना जाता है। और 12 सप्ताह में 12 सप्ताह में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है और 14 सप्ताह में लिंग की पहचान हो जाती है ना। और 16 सप्ताह से 20 सप्ताह में गर्भवती माता के गर्भ में हिलना डुलना प्रारंभ कर देता है। फिर 24 सप्ताह का बालक यानी कि 6 माह में संपूर्ण अंग के साथ विकसित हो जाता है। यह गर्भाशय के बाहर जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है इसकी, है ना। प्रसव के बाद फेफड़ों का विकास जारी रहता है, मस्तिष्क का विकास, नवीन कोशिकाओं का विकास गर्भावस्था व प्रसव के बाद भी जारी रहता है। 18 से 20 सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। और ज़रूरी बातें, 6 माह के बाद शिशु का वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मतलब गर्भकाल जो होता है 280 दिन का होता है, 9 माह 10 दिन का होता है, 40 सप्ताह का भी बोल सकते हैं इसको, है ना। न्यूनतम समय क्या है 180 डे मतलब 6 माह, और अधिकतम समय क्या है 330 दिन यानी कि 11 माह है। फिर थोड़ी सी ज़रूरी बातें, जिस बालक का जन्म जितना आसानी से होता है उसका विकास उतना बेहतर होता है। मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा, उसका विकास ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस बालक के प्रसव में परेशानी कठिनाई, उसका विकास भी कठिनाई से होता है ना। फिर महिला का वजन कितना होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए 18 वर्ष के बाद, है ना। और गर्भकाल के समय माता का वजन 12 से 13 किलोग्राम बढ़ जाना चाहिए। 6 माह तक माता का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। वजन कितना होना चाहिए बच्चे का, 6 से 7 पाउंड और 3.6 केजी, और लंबाई 20 इंच होना चाहिए, है ना। 1 पाउंड का मतलब होता है 0.454 केजी, ठीक है। फिर आता है गर्भ अवस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो शारीरिक विकास हो जाता है, दूसरा मानसिक विकास, है ना। तो शिशु माता पिता की उम्र, है ना, शिशु का जो होता है माता पिता की उम्र से भी प्रभावित होते हैं। यानी कि माता 18 के बाद और 35 वर्ष से पूर्व अगर माता गर्भवती होती है तो उसका बच्चा हेल्दी होने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। और बाल विवाह की जो कुप्रथा है यहीं से चालू होती है ना। 18 वर्ष से पूर्व में बालक बालिका का विवाह होने पर बच्चों पर प्रभाव पड़ता है ना। कि मतलब बच्चे जो होते हैं अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। बालिका का गर्भाशय योनि द्वार का पूर्ण विकास नहीं होता है। इस कंडीशन में गर्भ धारण करने पर शिशु और माता दोनों की जान को क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, ठीक है। तो उनकी एज मैटर करती है। फिर 35 वर्ष के बाद क्या होता है माता के साथ, माता का शरीर कमज़ोर होना प्रारंभ कर देता है। अगर 35 वर्ष बाद महिला गर्भ धारण करती है तो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। मतलब कि उसकी एज 35 के बाद गिरने लगती है ना, वो मतलब बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होती। फिर 50 वर्ष तक महिलाओं में मासिक धर्म यानी कि MC पाया जाता है ना, 50 वर्ष। फिर थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ये एक अधिक बढ़ जाता है इसमें, है ना। जायगोट में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, लड़का लड़की दोनों प्रभावित होते हैं इसमें। दिमाग कम विकसित होता है, मंदबुद्धि बालक होता है, आँख टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, नाक चपटी होती है, गर्दन छोटी होती है, मस्तिष्क चपटा होता है। यह फर्टिलाई होता है अर्थात माता पिता बन सकता है ना डाउन सिंड्रोम में। फिर दूसरा जो कारक है वो है माता का स्वास्थ्य।
माता का स्वास्थ्य कैसा होता है? माता का स्वास्थ्य अच्छा तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा, माता का स्वास्थ्य कमज़ोर तो बालक कुपोषित कमज़ोर होगा। और तीसरा कारक है माता धूम्रपान, है ना। जो माता है वो धूम्रपान करती है, अगर ड्रग्स लेती है, नशीली दवाइयाँ का सेवन करती है, तो माता इनका सेवन जो करती है तो गर्भवती शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मानसिक अपाहिज हो सकता है, शारीरिक अपाहिज हो सकता है उसका बच्चा। फिर माता का आहार, माता के आहार से भी जो है बच्चा जो है प्रभावित होता है। न्यूट्रिशन, है ना, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन, खनिज तत्व युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल युक्त भोजन, ये सब माता को लेना चाहिए, है ना। मतलब पूरे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसको गर्भ अवस्था में। फिर माता को अगर चोट या तनाव हो तो क्या होता है, गर्भाशय में अगर उसको चोट लग जाए या माता को तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो इसका असर शिशु पर पड़ता है। तो ये हमारी रही गर्भावस्था, है ना, और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम शैशवावस्था के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।